चलिए हम लोग अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प देखते हैं, मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का होता है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। मूल्यांकन यहाँ शिक्षक का भी हो रहा है और विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों का हो रहा है। शिक्षार्थी टीचर से अपने जानने की कोशिश कर रहे हैं और शिक्षक जो है वो भी कहीं ना कहीं बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से या बुकों से कहीं ना कहीं तो अपना मूल्यांकन या अपना ज्ञान अर्जन तो कर ही रहा है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर पहला विकल्प पूरी तरह से संतुष्ट करता है कि मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का होता है। दूसरा विकल्प देखते हैं, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है। ये भी कथन बिल्कुल पूरा सही है। यानी मूल्यांकन क्या है, शिक्षण अधिगम यानी कहीं ना कहीं हम सीखते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है, उसमें देखते हैं फिर कमियां कौन सी रह गई, फिर उन कमियों को हम दूर करते हैं। यानी कहीं ना कहीं फिर से हम नया संप्रत्यय जोड़ते हैं ना अपने अधिगम में, नया अधिगम सीखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं कि यानी ये क्वेश्चन गलत हुआ तो कैसे हुआ, फिर इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। यही होता है मूल्यांकन के द्वारा। यानी दूसरा विकल्प भी हमारा सही है। अगर हम तीसरे की बात करें, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षणिक उद्देश्य निकट का संबंध होता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। मूल्यांकन तो आपका जीवन भर होगा ना। बच्चे का जैसे ही जन्म होता है और यानी कब्र तक, जैसे ही वो जब तक आदमी का देहांत या मृत्यु नहीं होती तब तक वो कहीं ना कहीं अपने आप का मूल्यांकन करता रहता है। अगर हम सब अपना मूल्यांकन बंद कर देंगे तो हम सब कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए अपना मूल्यांकन निरंतर करना चाहिए और यह हम लोगों का मूल्यांकन जो है निरंतर चलता भी रहता है और इसीलिए यह विकल्प भी सही हो जाता है। अगर बात करें चौथा यानी उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर एक चीज़ देखा कि यहाँ पर हमारे तीनों विकल्प सही थे, तो हम अपने चौथे विकल्प के साथ चले जाएंगे, क्या, उपयुक्त सभी। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये अब टाइप थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और बच्चे इसी में उलझ जाते हैं। यहाँ जो बच्चे ढंग से डीप में पढ़े होंगे उन सबके आसानी से सरल होते हुए क्वेश्चन चले जाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य में शामिल होता है। फिर से एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य में शामिल होता है। पहला विकल्प देखते हैं, मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है ना कि याद रखने पर बल देता है। बात सही है। मूल्यांकन जो है वो हमें सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। बात सही है। आपने जो गलतियां की उनको आप क्या करेंगे, उनको सीखेंगे, फिर जब दोबारा आप अपना मूल्यांकन करें तो वो वाली गलतियां तो करेंगे ही नहीं करेंगे, फिर नई गलतियां होंगी, फिर उनको सीखेंगे। फिर इस तरह कहने का मतलब है जो आप पुरानी गलतियां कर चुके हैं उनमें अपने आप में सुधारते रहेंगे, उनकी क्या सीखने की प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। यहाँ पर अगर कहा जाए तो हमारा पहला विकल्प पूरी तरह से इसके हिसाब से सही हो जाता है। दूसरे विकल्प की बात करते हैं, मूल्यांकन बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करता है। बात सही है। मूल्यांकन बोधात्मक यानी जो हमें बोध कराता है और मनोप्रेरक जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करता है और भावात्मक यानी हम फीलिंग्स रूप से कहीं ना कहीं कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करें। कहने का मतलब है यहाँ पर, और फिर नीचे अगर देख लें क्या विकल्पों में क्या कह रहा केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक और दोनों सही, ना तो एक और ना दो। तो यहाँ पर हमारे दोनों विकल्प सही हैं, तो तीसरा विकल्प हमारा पूरी तरह से सही हो जाएगा, एक और दोनों सही। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से बच्चे का आकलन करने का वह सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होता है जिसमें बच्चों का आकलन योजनाबद्ध तथा पारदर्शी होता है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होता है जिसमें बच्चे का आकलन योजनाबद्ध पारदर्शी होता है। कैसे करेंगे, चलो ऑप्शन से समझते हैं। पहला आप करेंगे गृह कार्य देकर, क्या आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे और वो करके बच्चा ले आएगा, क्या आप उसके पूरे व्यक्तित्व का बच्चे का सर्वश्रेष्ठ तरीके से आकलन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दूसरे विकल्प की तरफ देखते हैं, योगात्मक कार्य। योगात्मक कार्य में अगर हम बात करें तो क्या बच्चा एक्टिव रहता है, ये का योगा करता है या कुछ और इसी टाइप के कुछ और कार्य करता है, तो उससे बच्चे का आकलन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। हाँ, एक चीज़ का हो जाएगा क्या कि बच्चा एक्टिव है ना, बच्चा उस दौड़ भाग को काम कर लेता है। तीसरा काम करें पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है, इसमें बच्चे का पूरा टाइम टेबल डिसाइड होता है ना। आपने स्कूल में भी देखा होगा बच्चों को डायरी दी जाती है ना। जो पीरियड खत्म होता है उसके बाद उसका HW उस संबंधी जो बातें हुई या माता पिता को जो भी बताना हो वो पोर्टफोलियो के रूप में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता रहता है। यानी उसकी पूरे दिन की दिनचर्या पूरी तरह
कहने का मतलब उसकी समय सारणी पूरी की पूरी पोर्टफोलियो में लिखी होती है। तो अभी इस पे रुकते हैं, चौथा ऑप्शन देखते हैं, आवाधिक परीक्षाएं। आवाधिक मतलब अधिक से अधिक परीक्षाएं। पता लगा एक क्वेश्चन पढ़ाया गया, फिर से उसका टेस्ट, फिर अगला दिन एक क्वेश्चन पढ़ाया गया, फिर उसका टेस्ट। इस तरह से अगर उसका टेस्ट लेंगे, उसकी परीक्षाएं लेंगे, तो बच्चा उसमें सीख नहीं पाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, हम लोग रटन विद्या पे याद करेंगे। तो यहाँ पर हम रटने पर बल नहीं देंगे, हम यहाँ पर सीखने में बल देंगे, क्योंकि बच्चा जो है करके सीखेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको थोड़ी देर के लिए बता दिया, रटना बता दिया और रटने सीख जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने, अगर इन चारों विकल्प में सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, तो पोर्टफोलियो होगा। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं बच्चे के सुबह से लेकर शाम तक की जो भी दिनचर्या होती वो सब पूरी तरह से डिसाइड होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 4 नंबर। इसमें क्वेश्चन क्या है, सहयोगात्मक अधिगम में बड़े और अधिक दक्ष शिक्षार्थियों, छोटे और कम दक्ष शिक्षार्थियों के आकलन की सबसे उपयोगी विधि क्या होती है। यानी कुछ सहयोगात्मक अधिगम में जो बड़े अधिक दक्ष, यानी जो बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हैं, और जो छोटे और कम दक्ष, जो बच्चे उम्र में भी छोटे हैं, लंबाई में भी छोटे हैं, और वो पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर है, तो उन शिक्षार्थियों का आकलन में सबसे उपयोगी विधि क्या होगी। चलिए ऑप्शन समझ गए। उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। उच्च उपलब्धि क्या होती है कि जो बच्चे तीव्र होते हैं उन सबको क्या करते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हों उनके साथ बैठाते हैं, क्लास में आगे बैठाते हैं, है ना, और उनको सबको बैठाते हैं। और स्वगरिमा, वो कहीं ना कहीं आके अपने आप को मोटिवेट करते हैं और आगे सीखते रहते हैं। उच्च नैतिक विकास दूसरा विकल्प, तो उच्च नैतिक विकास नहीं होगा। गहन प्रतियोगिता की बात करें, समूह, दूसरा विकल्प था उच्च नैतिक विकास। बच्चों को जब पुराना ही ज्ञान नहीं है तो हम उनको उच्चतम नैतिक विकास यानी उच्च आदर्श तरफ कहाँ ले जा पाएंगे। तीसरा बात करें गहन प्रतियोगिता, जब बच्चा अपना जो होमवर्क वो नहीं कर पा रहा, किताब नहीं पढ़ पा रहा, उसको हम प्रतियोगिता में कहाँ शामिल करा सकते हैं। और समूहों में द्वंद्व, और उसको पता लगा एक तरफ क्लास में सबसे तेज बच्चों को बैठा दिया, एक तरफ सबसे कमजोर बच्चों को बैठा दिया, आपस में उन्हें क्या करा रहे हैं, भिड़ंत करा रहे हैं। भिड़ंत कैसी, कंपटीशन करा रहे हैं, या कह लें वाद विवाद प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो ये सब में नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इनमें सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा हमारा, यानी सही विकल्प कौन सा होगा, पहला विकल्प होगा उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर विकल्प सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की, एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय, एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय, यानी वो कुछ भी पढ़ा रही है, विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है, यानी फीडबैक लेती है। अगर हम बात करें, एक शिक्षिका है संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है, मतलब कहने का मतलब जब तुम्हारे क्लास में कोई टीचर आता है पढ़ाने के लिए, वो आप सबको पढ़ाता है और बाद में वो कहता है कि आप इसके बारे में बताइए, या मैंने आपको कैसा पढ़ाया, यानी वो फीडबैक लेता है। तो इसके हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा, चलो देखते हैं। पहला विकल्प है इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। दूसरा, यह क्रिया विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, अतः ऐसा नहीं किया जा सकता, किया जाना चाहिए। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। चिंतन जो प्रक्रिया है ये तो कहीं ना कहीं उत्पन्न करेगी ना, बच्चा तर्क करना तभी तो सीखेगा, पर हम ऐसा करेंगे, इसमें कह रहा अतः ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वजह से यह विकल्प हमारा गलत हो जाए। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, यह क्रिया शिक्षकों को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति से विचलित कर सकती है। कहा है बच्चा, भैया ये विचलित करेगा, टीचर तो और अच्छा, जहाँ पर कमियां होंगी तो सुधार के और पढ़ाएगा, जहाँ पर कमियां रहेंगी, जो चीज़ें नहीं बताएंगी वो दूसरे दिन बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को संतुष्ट करेगा। यहाँ पर इस हिसाब से मेरा तीसरा विकल्प भी गलत हो जाता है। चौथा विकल्प देखते हैं, यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण कर सकती है। हाँ, ये बात तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं प्रेरक वातावरण का तो निर्माण होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो अगर हम याद करें पूरी तरह से, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा संतुष्ट है, जो बढ़िया क्वेश्चन आंसर दे रहा है, तो इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। कैसे? जब टीचर ने पढ़ाया, उसका फीडबैक लिया और बच्चों ने बताया कि हाँ सर ये समझ में आया और इसमें से ये हमको समझ में नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं रूपात्मक आकलन है ना हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश 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 की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए।
यानी हम पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम पर्यावरण के मतलब क्या डायरेक्ट जो उसके आसपास का इलाका नहीं है, जैसे अब बैठा है वो उत्तर भारत में है, हम बात कहाँ की कर रहे हैं, लद्दाख की कर रहे हैं, है ना, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। बच्चा तो छोटी क्लास का है ना, वो ये सब बातें समझ नहीं पाएगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो हमको भी पर्यावरण पढ़ाते समय ऐसे ही उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल लेना जो कहीं ना कहीं उसके दैनिक क्रिया में हो, या उससे आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हों, या उसके आसपास हों, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमें ऐसे उदाहरण लेने हैं। चलो अब इसके हिसाब से हम विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देना। मुक्त अंत का मतलब होता है जो सही गलत वाले होते हैं, ट्रू फॉल्स वाले, या फिल इन द ब्लैंक्स, या मैचिंग वाले, ये सब वाले तो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर ये बात गलत है। दूसरा दे, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप में से सक्षम होने, वो अभी जो उनका वातावरण है, जो उनको डेवलपमेंट मिल रहा, वो उच्च अधिगम यानी वो अधिक से अधिक उच्च अधिगम जो हाई लेवल का है, जैसे अभी बताया ना पहाड़ संबंधी या कन्याकुमारी संबंधी, जब बच्चा उसको देखेगा नहीं, उसको सोच नहीं सकता, उसके बारे में नहीं जानता, तो कैसे उसके बारे में अधिगम प्राप्त करेगा। तीसरा विकल्प, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने। हाँ, ये तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बच्चे समझने में कष्टदायी होंगे। चौथा विकल्प देख लेते हैं, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ में व्यवहार लाना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही, यानी हमारा 6 में चौथा ऑप्शन सही होगा। जो हमारी दैनिक जीवन में वस्तुएं हैं वो बच्चा देख तो रहा है लेकिन उनका उपयोग नहीं ला रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, सीधे सीधा अब जो अपरिचित है उसके है, वो दैनिक जीवन का कहने का मतलब बच्चा वो देख रहा है, छू रहा है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानता, हम उनकी संकल्पनाओं को उसको विकसित करेंगे तो यहाँ पर उसकी समझ में आ जाएगा। तो हमारा चौथा विकल्प पूरी तरह से सही हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में कौन सा, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। ठीक है, अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है जिसमें डैश 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 शामिल होता है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, रचनात्मक यानी जिसमें क्रिएटिविटी हो, बच्चा रोचक हो रहा हो पढ़ने में, वहाँ की बात हो रही है। रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होता है डैश डैश, देख लेते हैं क्या है। पहला, जिसमें शामिल होता है भय रहित और सहयोगी वातावरण, यानी क्लास का माहौल कैसा हो जहाँ पर बच्चा आके इंटरेस्टिंग लेगा, है ना। बच्चा लगा आपके क्लास में आते हो, अब बिना बातें थोड़ा सा भी बच्चा गर्दन हिलाता हुआ रहता, आपने डंडे से उसको मारना शुरू कर दिया, है ना। आप पूरा खौफ बना के रखे हो, डर रखे हो, कोई बच्चा आपसे पूछ नहीं सकता, तो आपसे जब पूछ नहीं सकता तो बच्चा डरेगा, स्कूल नहीं आएगा, आपको देख के दूर भागेगा। तो हमें जो स्कूल का माहौल है या पढ़ाने का माहौल है वो भय रहित बनाना है, और सहयोगी वातावरण को आपको बच्चे के साथ ऐसे पेश आना कि आपको बच्चा जैसे ही देखे वो आपके पास दौड़ा दौड़ा चला है, सर जी ये है, सर जी वो है, ऐसा लगे कि आप उसके लिए बने हैं और वो आपके लिए, वो आपको हमेशा सहयोग की भावना से देखे, है ना, भय रहित वातावरण। दूसरा विकल्प देख लें, शिक्षार्थियों में ग्रेडिंग और रैंकिंग, ये बातें कहीं ना कहीं गलत होती है। देखो, जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हों उनकी ग्रेड अच्छा होगा और उनकी रैंकिंग अच्छी होगी, लेकिन जो क्या बच्चे पढ़ने में कमजोर है, क्या उनकी भी बुद्धि कम है? नहीं, वो भी हैं, वो सिर्फ कहीं और मन लगा रहे हैं, वो कहीं और पढ़ने में ध्यान लगा रहे हैं, इसलिए उनकी बुद्धि में कम है, उनकी रेटिंग कम आई है या रैंकिंग कम आई है, लेकिन वो भी बराबर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प पूरी तरह से गलत होगा। अगर हम बात करें इसमें से कौन सा सही होगा, सिर्फ केवल ए सही होगा, यानी जो हमें पढ़ने का, क्लासरूम का या घर का जो वातावरण बनाना है वो भय रहित और सहयोगी वातावरण बनाना, तो इसके हिसाब से केवल और ए ऑप्शन सही होगा हमारा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में योगात्मक आकलन को डैश 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 पर बल देना चाहिए। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में योगात्मक आकलन को डैश 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 पर बल देना चाहिए। पहला विकल्प देख लेते हैं, अवलोकन कौशलों का आकलन करना है, यानी अवलोकन करना, कुछ जो काम आपने पर्यावरण संबंधी है उनका क्या करना है, आपको अवलोकन करना है, उनका आकलन करना है, तो ये तो काम होगा नहीं, यानी योगात्मक आकलन में। दूसरा देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करना, यानी जो विद्यार्थी हैं सीखने में जहाँ कठिनाई महसूस करते हैं, है ना, वो एक बार गलती करते हैं, 2 बार करते हैं, कहीं ना कहीं त्रुटियाँ उनसे हो रही हैं, तो हमको क्या करना है, उनका निदान करना, निदान करने वाले उनकी समस्याओं को सॉल्व करना है, ठीक है, उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको सरल करना है, ठीक है। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने,
क्या सिर्फ हम सिर्फ प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उन्हीं का कौशल करेंगे, उन्हीं का परीक्षण करेंगे? क्यों, थ्योरिकल का नहीं कर सकते? उनका भी कर सकते हैं, उनको भी अच्छे से सीख सकते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बात करें चौथा विकल्प, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने, केवल जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है सिर्फ उन्हीं की संकल्पनाओं का परीक्षण करेंगे? नहीं बच्चा, यहाँ पर हम बात करें आठवें क्वेश्चन में हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन में योगात्मक आकलन को पर बल देना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा, विद्यार्थियों के अधिकतम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? पहला विकल्प, इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही है, रुकते हैं, दूसरा विकल्प देखते हैं। इसका उद्देश्य प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना, यानी जो पर्यावरण संबंधित प्रायोगिक कौशल हैं उनको भी सम्मिलित करना या सिर्फ उन्हीं को सम्मिलित करना। तो यहाँ पर ये बात थोड़ा अटपटी सी लगती है, यानी या पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। तीसरा विकल्प देखते हैं, यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जा सकता है। केवल अगर हम वर्ष के अंत में करेंगे तो बच्चा साल भर क्या सीख रहा है, कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो ये सब हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो साल के अंत में नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय के अंतराल में, थोड़े थोड़े समय के अंतराल में हमें उन सब का क्या मूल्यांकन करते रहना चाहिए। चौथा विकल्प देखें, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। जो बच्चा जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर क्या है, वो निदानात्मक है। नहीं, यहाँ पर ये वाला विकल्प ही हमारा गलत हो जाता है। अगर हम बात करें 9 नंबर में कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, तो पहला सही होगा। पहला क्या कहता है? इसका उद्देश्य है, यानी जो पर्यावरण अध्ययन में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता कौन सी है? इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जो बच्चा देख रहा है ना, यानी जड़ क्यों है, तना क्यों है, फिर पत्तियां कैसे हैं, पत्तियां अपना खाना कैसे बना रही, क्लोरोफिल कैसे बन रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही, कहीं ना कहीं उसके वैज्ञानिक यानी विज्ञान संबंधी उसके दृष्टिकोण का विकास करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? निम्नलिखित में से किसका आकलन हो सकता है? ठीक है, जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। पहला विकल्प देखें, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। दूसरा विकल्प, शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता। तीसरा, भोज अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। चौथा, भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। नहीं बच्चा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, भोजन जो हमारा 10वें नंबर में क्वेश्चन सही होगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। बहुत से लोग हैं जिनमें बहुत सारी अवधारणाएं जुड़ी हैं। क्या, जैसे हम सबके हिंदू में कहना अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, तो है ना। उसके अलावा बहुत से लोग हैं जो रोज़ दाल नहीं खाते, है ना। और बहुत चीज़ें कि हमें लौकी खाना नहीं पसंद, तुरई नहीं खाएंगे, कद्दू नहीं खाएंगे। तो और उनका कुछ लोगों का टाइम टेबल गलत है। बहुत से लोग क्या खाते हैं, बहुत तैलीय खाते हैं और रोज़ खाते हैं, तो उनके संबंधी हार्ट संबंधी जो दिक्कतें हैं वो हो जाएंगी। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, उनको खाने का कुछ आइडिया नहीं होता, कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पर जो गीता है वो मनुष्य में पोषण विषय का बारे में बता रही है और सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा बता रही है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं हैं। यानी हम क्या करेंगे, जो बच्चों के अंदर गलत अवधारणाएं हैं या वो सीखेंगे तो काम अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।